जब भी हम कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, नई मंजिल चुनते हैं, तो वो मंजिल भी नहीं होती है, राह भी नहीं होती है और पड़ाव भी नहीं होते हैं। पर इन मंजिल में और इस राह में लोग कम चले हुए रहते हैं, तो पदचिन्ह भी नए होते हैं, कम होते हैं। वैसे ही आज हम मिलते हैं अपने आज के मेहमान रामवीर तंवर जी से, जिनको लोग प्यार से पॉन्डमैन कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। और अभी शुरू करते हैं। सो हमारे श्रोतागण और सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं, आपके लिए ये जो प्रोग्राम है लीडरशिप फॉर टुमारो, इसमें मैं हूँ राजीव सिन्हा, आपका होस्ट। और हम इसमें हमेशा बात करते हैं एक ऐसे लीडर, एक ऐसे इंसान से जो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अलग किया है, कुछ पर्यावरण के लिए किया है, कुछ देश के लिए किया है, कुछ अपने लिए किया है। तो आइए मिलते हैं रामवीर जी से और इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बताइए रामवीर जी कि आपने जब ये राह चुना, तो इसमें क्या ये पहले से ही प्लान था कि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट बनेंगे या आप इस राह पे चलेंगे, या कुछ ऐसा मुकाम आया जिसने आपको इस तरफ शिफ्ट किया? नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी स्टोरी बताने का, कम से कम। और जहाँ तक बात है इस इनिशिएटिव की, तो सच बताऊँ तो ये एक एक्सीडेंटल शुरुआत थी। ऐसा कोई प्लानिंग ना मेरा था, ना मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का किसी का भी कोई प्लानिंग होता है, क्योंकि आप शुरू में सोच के कुछ चलते हैं, और जब आप गांव देहात में होते हैं तो आप सच में सोचते भी नहीं है कुछ, है ना। आप बस जी रहे होते हैं, जहाँ ज़िंदगी ले जाती है उधर चल पड़ते हैं। तो मेरा भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। मैं बस एक कुछ बच्चों को ट्यूशन दे रहा था घर पे। तो उन ट्यूशन के बच्चों के साथ गांव के स्तर पर एक छोटी सी शुरुआत करी थी कि भाई चलो हम नेचुरल रिसोर्सिस के बारे में बात करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, घर परिवार, गांव में यार दोस्तों, टीचर्स के साथ। तो ये हमारा सिर्फ एक तरह से खेल खेल वाला टॉपिक था, है ना। बट नहीं पता था कि बाद में ये इस तरह से एक सीरियस मोड ले लेगा, है ना। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सच में कितनी ज़रूरत है। तो हम वीकेंड पे क्या करते थे कि वो जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, इस तरह के छोटे छोटे वो हाथ से पोस्टर बैनर बनाते थे। जी। और उसको जो पानी ज़्यादा बर्बाद करता था उसके घर के सामने चिपका के भाग आते थे, है ना। दैट वॉज आवर इनिशिएटिव। बट लोगों ने, जब कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी, कुछ लोगों ने अप्रिसिएट भी किया, तो वो हमें बड़ा मज़ा आया, है ना। बाद में जब लोगों ने अप्रिसिएट किया तो हमें लगा कि हाँ, ये तो सच में ज़रूरत है। बट वो ऐसा नहीं था कि कोई रेगुलर एक्टिविटी थी। ये जस्ट एक था कि कब जब कभी मौका मिल गया तो चलो इस तरह की टॉपिक्स पे बात करते हैं। बट धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुआ तो थोड़ा और सीरियसनेस आई टॉपिक को लेके। फिर एमएनसी में जब जॉब कर रहा था तो तब बाहर की दुनिया देख के लगा कि हाँ, सच में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और फिर इसको फुल टाइम मैंने करने का डिसीजन लिया। जब हम बात करते हैं तो लगता है जैसे कि आप इसी ज़माने के लिए बने थे और इसी समय के लिए, जब लोग अचानक से जागे और इनके लिए पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है हर जगह पे। चाहे COP 28 20 और जितने भी ये चल रहे हैं, इसके अलावा हर जगह पे यही मुहिम चली हुई है कि देश में और पूरे संसार में बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। तो आपको कैसा लगता है कि ये रास्ता और ये जो समय था, ये परफेक्ट टाइम आपके लिए था, या आपके राह में ये अपने आप आता चला गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझसे पहले बहुत सारे लोगों ने इस तरह की शुरुआतें की थी। इवन अब जितना हम कर पा रहे हैं, मुझसे पहले लोगों ने उससे हजार गुना किया था, है जी। ना। चाहे आप चिपको आंदोलन की आप बात राइट। करें, है ना। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट देश में हुए हैं जब पर्यावरण के लिए लोगों ने बहुत कुछ करे। और अभी अगर प्रेजेंट की बात करूं तो अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह से मुझे भी नहीं पता था कि एक तरह से माहौल पूरा बनता चला जाएगा, है ना। क्योंकि पूरे एक देश लेवल पे ना करके, एक नेशनल लेवल पे ना होके, अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे एक हॉट जी। टॉपिक जी। है ना, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज। तो वैसे तो होना चाहिए कि हम जैसे लोगों की ज़रूरत हो ही ना, मतलब एनवायरनमेंट अपने बिल्कुल आप भी में अपने आप उतना में चले। सस्टेनेबल हो जाए, है जी। ना। क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट की जब ज़रूरत पड़ती है, जब एनवायरनमेंट में कुछ कमी होती है या जी। हम कुछ करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तब कुछ ऐसे लोग समाज से निकल के आते हैं।
बट आप सोचिए कि एनवायरनमेंट में सब कुछ सही है तो कोई एनवायरनमेंट लिस्ट क्यों बनेगा, है ना। तो क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, तो हम जैसे लोगों की भी जनरेट होने की ज़रूरत पड़ रही अरे है। नहीं, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है कि लोग साथ जुड़ते हैं तभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बताइए कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट लगता है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके सिंपल टर्म्स में बात करें कि आप जो करते हैं उसको एक तरह से साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वाटर रिस्टोरेशन और ये, और आप प्लांटेशन करते हैं, मियावाकी करते हैं, तो इसको नॉर्मल लोगों के लिए आप कैसे बता सकते हैं जिससे सबको समझ में आए कि पर्यावरण में हर एक आदमी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? तो वो कैसे आप बता सकते हैं, या बिजनेस को कैसे आप लिंक कर बिल्कुल, सकते हैं? देखिए आज एनवायरनमेंट का जो है दूसरा नाम वो सस्टेनेबिलिटी आ गया है ना। और वो चाहे जब वो गवर्नमेंट के टर्म्स में हम बात करते हैं तो उसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना। जब वो कॉरपोरेट के वर्ल्ड में घुसते हैं तो वहाँ पे ESG और सस्टेनेबिलिटी और SDG गोल्स इस तरह की बातें होने लगती है। लेकिन आप इन टर्म्स का कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना, लेकिन सब कहीं ना कहीं आप वहीं जाके रोकेंगे कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किए बिना अपना डेवलपमेंट करें या उनको कम से कम हम क्षति पहुंचाएं, है ना। आप सिंपल लैंग्वेज में मतलब इसको देखिए कि हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज का इंजॉय किया है ना, उनको सुंदर अवस्था में देखा है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी हम उसको सुंदर अवस्था में छोड़ तो दें, हमने जिस लेवल पे यूज करना शुरू किया उसको उसी तरीके पे हम छोड़ जाएं, मेंटेन रखें, बल्कि उसको बेटर करें, है ना। और बिल्कुल, और आज भी हम गर्व से कहते हैं अपनी पिछली पीढ़ियों के बारे में जी। कि उन्होंने कितने अच्छे अच्छे वाटर के स्ट्रक्चर बनाए थे। आप बावड़ी देखिए, आप गुजरात में वाव देखिए, है ना, स्टेप वेल्स भी उनको कहते हैं इधर दिल्ली NCR में, है ना। तो उनको देखिए तो आज भी मतलब उनको देख के वाव निकलता है अंदर से, है ना, कि कितना सोचा होगा उन लोगों ने नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए कि हम जो करके जा रहे हैं वो आगे 100-200 पीढ़ियों तक काम आए। जो अभी हम देखते हैं कि एक ऐसे ही बना हुआ है, उसके लिए कितनी थॉट्स और थॉट्स लगी होगी, है ना। तो दैट वाज द रियल सस्टेनेबिलिटी, है ना। अब सस्टेनेबिलिटी की सही डेफिनेशन ये है कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। तो जैसा आपने किया या आप जैसे रोल मॉडल बने, या अगर हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने भी मन की बात में आपको कवर किया, योगी आदित्यनाथ जी ने भी आपको सराहा, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती गई? आपने कितने वाटर बॉडीज़ को रिवाइव किया, कितने पेड़ लगाए? बिल्कुल, देखिए वैसे तो हम लगभग 100 वाटर बॉडीज़ पे काम कर चुके हैं, हमने एक शतक पूरा लगभग कर लिया है ना, और लाखों पेड़ अभी तक हमारी संस्था ने लगाए हैं। बट ये जो एप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट से या फिर किसी अदर सपोर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी आपको सराहें, क्योंकि आप अगर मान लो एक कॉरपोरेट हैं या आप PR एजेंसी हायर कर सकते हैं अपने लिए, है ना, आप किसी बॉलीवुड स्टार से अपने लिए प्रमोशन करा सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो गांव में रहते हैं, है ना, हमारे लिए कौन बिना पैसे के प्रमोशन करेगा। लेकिन देश में एक अच्छी चीज़ें आई कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री जी प्रमोशन करते हैं, है ना, और उनके पीछे उनके आगे फिर सारे बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार सब पीछे रह जाते हैं जब वो प्रमोशन करते हैं, तो है ना। तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमें लगता है कि हम एक सही समय पे एफर्ट्स कर रहे हैं जब हमारे लिए प्रमोशन करने के लिए खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री आ जाते हैं। जी जी, नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो नेचुरली लोग आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने मन की, तो उन्होंने क्या कहा था? एक्चुअली उन्होंने जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएट किया था कि रामवीर जी को पॉन्ड मैन नाम से हम जानते हैं, और वो मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ के आज तालाबों का कायाकल्प करने में लगे हैं। और इस तरह से बहुत सारे युवाओं को आगे आना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी एक बड़ी पहल है और हमारे जल संसाधनों को बचाने के लिए भी एक अनूठा तरीका है। तो जैसा प्रधानमंत्री ने किया था कि छोटे छोटे काम या छोटे छोटे स्टेप्स जो रहते हैं वो इवेंचुअली बहुत बड़े हो जाते हैं। और ख़ासकर जब हम अपने देश को देखते हैं तो अगर हर आदमी एक बाल्टी पानी भी बचा लेता है या अपने घर के आगे सफाई भी कर लेता है,
तो जब हम करोड़ों की बात करते हैं तो ये बहुत बड़े मिशन में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका कैसे ये मिशन शुरू हुआ और कैसे जुड़ते चले गए और लोग कैसे बढ़ते गए? हाँ बिल्कुल, वैसे ही हमने भी कभी तालाब के बारे में नहीं सोचा था कि हम पूरा तालाब कर देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ ये चर्चा तक सीमित था। लेकिन चर्चा से फिर हमने सोचा कि क्यों ना तालाब के आसपास की सफाई की जाए, जिसको हम क्लीन अप ड्राइव भी कहते हैं। तो क्योंकि अगर पूरा तालाब रिजुवनेट करना है तो उसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, टीम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, बट वो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही सारे स्टूडेंट्स थे या कोई जॉब करते थे। तो तब हमने सोचा कि क्यों ना भाई तालाब अंदर से साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से तो कम से कम उसके चारों तरफ से कचरा तो हम उठा सकते हैं। तो वो एक सिर्फ क्लीन अप ड्राइव हमारे लिए था वो। लेकिन जब क्लीन अप ड्राइव किया तो फिर बहुत सारे लोग टकराए, है ना। तो पता चला कि फिर एनजीओ भी कुछ चीज़ होती है ना, सीएसआर भी कोई चीज़ होता है ना, कॉरपोरेट्स भी कुछ चीज़ होता है। और सच बताऊं तो उस तालाब के लिए जब हम कर रहे थे तो हमने ना किसी से कोई हमने पूछा नहीं था, वो अर्बन एरिया या इस तरह का एक आता था। तो बाद में हमें पता चला कि इसके लिए एनओसी भी लेनी होती है ना। आपको अगर तालाब साफ़ करना है तो भी परमिशन गवर्नमेंट से चाहिए। तो हमने उन सारी चीज़ों से सीखा और वहीं से लोग बहुत सारे जुड़े, है ना, सोशल मीडिया की मदद से, जिन्होंने कहा कि आप दूसरा तालाब करिए और आप पूरी तरह से उसको रिजुवनेट करिए, हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह से एक कड़ी, जो कहते हैं ना, वो डॉट्स कनेक्ट होते चले गए और एक टीम बनती चली गई हमारी। हम चलते चले गए और कारवां बढ़ता चला जी गया। जी जी। तो जैसे आपसे जब मैंने बात करी तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉरपोरेट्स को बताया कि रामवीर जी आएंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी भी रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं और कुछ। सो हमारा भी एक एनजीओ है रीसेट प्लानट, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। तो उसके लिए जब मैंने एक कंपनी से बात करी, एक सनशोर है जो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट में है, एक जीबिया है, जो ऐसे ही और कंपनी से बात करी तो सब काफ़ी हद तक खुश हैं कि अगर कुछ प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे और इनके ऑफिस के आसपास तो वो ज़रूर उसमें हिस्सा देंगे और वो ग्रीनरी और पानी का रिवाइवल सब चीज़ के लिए करेंगे। तो उसका क्या प्रोसेस होता है अगर कोई आगे बढ़ना चाहे, कोई देखिए, सबसे पहले तो अगर मान लो कोई वाटर बॉडी है उसको, या फिर प्लांटेशन के लिए कोई जगह है ना, और होता क्या है, ये दोनों तरह के ही जगह जो होती हैं वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में आती हैं, जो भी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है। कहीं पे नगर पालिका है, कहीं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कहीं डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं ग्राम पंचायत है। तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है तो उसके पास। अब होता क्या है, उसको काम शुरू करने से पहले, या मैं ये तो कहूँगा कि कॉरपोरेट को पिच करने से पहले, हमें उनको प्रॉमिस करने के से पहले कि हाँ हम ये कर देंगे, हमें कहीं ना कहीं उसके लिए एक परमिशन ले लेनी चाहिए। क्योंकि होमवर्क हमारा होना चाहिए कि पता चले गवर्नमेंट का पहले से उस लैंड के बारे में कोई प्लानिंग हो, है ना, वो उसके बारे में खुद का टेंडर निकलने वाला हो या वहाँ से रोड निकलने वाला हो। तो आपने उधर से किसी को प्रॉमिस भी कर दिया कि हम इस वाटर बॉडी को रिस्टोर करेंगे, और इधर से जो है गवर्नमेंट ने उस पर कुछ और बना दिया तभी उसी बीच में। तो आपका क्या है, कम्युनिकेशन भी खराब गया, मेहनत भी खराब गई। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहे आप वर्बल परमिशन लें, लेकिन आप कम से कम अप्रूवल ज़रूर ले लें, है ना, और डॉक्यूमेंटेशन आप बाद में करते रहें। तो वो एक ज़रूरी है। दूसरा, फिर उसके बारे में उस वाटर बॉडी को या प्लांटेशन साइट को विजिट करके कि क्या सच में यहाँ पे ज़रूरत है ना, क्या क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि हर वाटर बॉडी पे सारे काम नहीं किए जा सकते, है ना। कहीं पे उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, कहीं खोदने की ज़रूरत है, कहीं ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, कहीं उसको सिर्फ एक वाटर चैनल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, कहीं उसके बेडिंग करनी है, है ना। तो इस तरह से है, कहीं सिर्फ प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। तो जो भी उसकी नीड है अभी उस वाटर बॉडी की, तो वो विजिट करके उसका एक प्रपोजल बना के, कॉस्ट एस्टिमेशन बना के, उसको हम कॉरपोरेट्स को हम उसको भेजें कि हाँ ये वाटर बॉडी है, ये लोकेशन है, ये उसकी परमिशन है, और यहाँ पे स्कोप है अभी काम करने का, और प्लस उससे हमें इतना इतना बेनिफिशरीज होंगे यहाँ के, है ना। क्योंकि अब सबसे पहले तो ये कि अगर कोई लोग, उससे परेशानी है किसी किन्हीं लोगों को, कम्युनिटी को, अगर कम्युनिटी सफ़र कर रही है उस वाटर बॉडी की वजह से, तो पहले ये पता होना चाहिए कि कितने लोग इस वाटर बॉडी या लैंड की वजह से प्रभावित हैं, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि लगभग कितने लोग इससे बेनिफिट होंगे। तो वो क्या होता है कि हमें एक अंदाज़ा होता है कि हम कितने लोगों के लिए काम करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट से।
तो ये आपने बहुत अच्छी बात करी। तो जितने भी हमारे कॉरपोरेट लिसनर्स हैं या जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या जिनके CSR फंड्स या बजट्स हैं, तो वो हमेशा जुड़ सकते हैं रामवीर जी से या हमारे NGO से। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले से होमवर्क करके रखते हैं, सो दैट आपको दिक्कत ना पड़े। आपके जो बजट्स होते हैं उसको कॉरपोरेट लैंग्वेज में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन किया जाता है, आपके कॉरपोरेट बजट के साथ किया जाता है। तो वो एक पार्ट रहा। अब हम नेक्स्ट सवाल पूछेंगे रामवीर जी से कि जो नई जनरेशन है या जो नई जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए हर चीज़ एक तरह से बिजनेस, प्रॉफिट, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें आती है। उसमें अगर हम पर्यावरण से रिलेटेड बात करें तो क्या इसमें भी प्रोफेशनलिज्म लाया जा सकता है? इसमें भी लोग अपनी जीविका चला सकते हैं? और IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में क्या हम इस तरफ भी मुड़ सकते हैं? और बिल्कुल मुड़ सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा बल्कि कि ये समय की ज़रूरत है इस तरफ युवाओं को अपना करियर बनाने में। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन है, और हर स्टेट का अपना अपना कोई एनवायरनमेंट को लेके इनिशिएटिव है, और अभी उतनी कमी है स्किल्ड मैन पावर की, है ना। और क्योंकि होता क्या है कि ये नया सेक्टर एक तरह से इंडिया में उभरा है ना, बहुत तेज़ी से उभर रहा है। क्योंकि अभी हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, हर गांव में, जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हर गांव में एक RRC सेंटर खुल रहा है ना, मतलब वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि जो गांव से वेस्ट निकल रहा है। हर नगर पालिका में MRF सेंटर खुल रहा है ना, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, है ना। सो ये रिसाइकलिंग और सारा प्रोसेस है। लेकिन वहाँ पे उतना है कि उस काम से संबंधित कोर्स करने वाले बच्चे उनको नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उसी मैन पावर से सब कुछ कराया जा रहा है जो सब और काम भी करती है, तो उतनी एफिशिएंसी नहीं निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत कमी है जिन्होंने लोगों ने इस तरह के कोर्सेज पे काम किया हो, जो पहले से थोड़े ट्रेंड हो, जिनके पास एकेडमिक नॉलेज हो इस तरह की, है ना। दूसरा, आज हर कॉरपोरेट अपने आप को एक तरह से नेट जीरो करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ कार्बन एमिशन। हर कॉरपोरेट अपने आप को एक तरह से वाटर पॉजिटिव बनाना चाहता है ना। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक प्रो एनवायरनमेंट दिखाना चाहती है ना। और आप आज कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, इवन आपके ऑफिस में भी, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, AC है, पंखा है, सबके ऊपर इको फ्रेंडली लिखा मिलेगा आपको, है ना। एकदम स्टार रेटिंग डालेंगे, चाहे वो है नहीं है ना। अब मुझे नहीं पता कि कोई AC फ्रिज कैसे इको फ्रेंडली होगा बट ये है कि सबके ऊपर इको फ्रेंडली का टैग लगा हुआ है आज, है ना। तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली के पीछे भी तो बहुत सारी स्टडी होगी, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी रिसर्च करने के लिए, वो करने के लिए, तो बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत है। इवन अभी मैंने पिछले महीने खुद मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे 4 लोगों की हायरिंग करनी थी जो सोशल एक्सपर्ट हों, जो लोगों को बता सकें कि हमारे प्रोजेक्ट से कैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हों, जो एक तरीके से जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी में कुछ कोर्स किया हो। तो मेरे पसीने छूट गए ऐसे बच्चे ढूंढते टाइम, है ना, क्योंकि नहीं है। और जो हैं वो अभी कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट हैं या उस तरह से हैं। और खुद अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च ने ये, मैं अभी आते टाइम पढ़ रहा था कि उन्होंने सस्टेनेबल इंजीनियरिंग नाम से कोर्स निकाला है ना। हाँ, तो सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मतलब इतने सारे कोर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो आप उसको करिए और करिए। खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और जब MNC में भी उसी के बेसिस पे मैंने जॉब किया। बट जब मैंने जॉब छोड़ी, और जब मैंने जॉब छोड़ने का जो पीरियड था, जब एक तरह से स्ट्रगल वो टाइम था, तब मैं यही सोचता था कि ऐसा क्या कोर्स किया जाए ताकि मुझे मेरे अंदर इसके एकेडमिक नॉलेज आ सके थोड़ा सा, है ना। तो उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोर्स है जिसको हम GSDP कहते हैं, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट उसको रन करती है, और उनका उसमें काम यही होता है कि वो इस तरह से जो पैशनेट है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में कर ली है, लेकिन दे वांट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, है ना, लेकिन उनको अभी रोजगार तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी डिग्री इस फील्ड में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए कोर्स डिजाइन किया है उन्होंने कि आप ये कोर्स करिए, और हमारे जो टॉप साइंटिस्ट हैं, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, MOEF, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में हम आपको ट्रेन करेंगे।
आपको पानी के पैरामीटर्स कैसे चेक करते हैं, एसटीपी क्या होता है, ईटीपी क्या होता है वहाँ पे, और अगर ये आजकल PM2.5, PM10, AQI है ना, तो ये क्या होते हैं, इनको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम सब आपको सिखाएंगे। और वो सिखाने से आप यकीन मानिए उस समय पे लगभग 10-12 बच्चे थे, मतलब मैं भी उस समय पे बच्चा ही था, तो हम 10-12 स्टूडेंट्स थे और 100% बच्चों को ऑफर आ गया था कहीं ना कहीं से। और वो कोई भी, जबकि उन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी वो अलग, उसके बिहाफ पे उनको जॉब नहीं मिली, जबकि ये 3 महीने के सर्टिफिकेट से सबके हाथ में जॉब थी, है ना। तो एनवायरनमेंट की उतनी ज़रूरत है आज। तो जो ये प्रोग्राम है लीडरशिप फॉर टुमारो, इसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इस तरह के लोग आएँ जो आपको बताएं कि दुनिया में और भी कोर्सेज़ हैं, ये इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और जो बाकी ट्रेडिशनल कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। इसमें अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो एक अलग लेवल पे जा सकते हैं। फार्मिंग करेंगे, कैश क्रॉप्स और जो नए मेथड्स आ गए हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। प्लस आप इसमें धरती से जुड़े रहेंगे, आपको खुद की एक अलग से संतुष्टि मिलती रहेगी। तो मेरा भी यही मानना है और आपसे यही सीखने को मिला कि बहुत ज़रूरी है कि लोग ट्रेडिशनल जॉब्स को छोड़ के नए तरीके से सोचें और आगे बढ़ें। इवन अगर वो कॉरपोरेट में भी जॉब कर रहे हैं, तो अभी देखिए जो पिछले 4-5 साल का ट्रेंड है ना, वो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो उस इनिशिएटिव्स में या उस तरह के छोटे कॉरपोरेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं जो प्रो एनवायरनमेंट है, जो सस्टेनेबिलिटी को फोकस में लेके चल रहे हैं, जो अच्छे से CSR खर्च कर रहे हैं, है ना। तो इन्वेस्टर अगर वहाँ मूव हो रहा है तो वहाँ पे जॉब क्रिएट हो रही है। सारे कॉरपोरेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को सस्टेनेबिलिटी का कोर्स करा रहे हैं, है ना, उनको समझा रहे हैं कि ESG क्या होता है। आपको अगर, क्योंकि अब कल मैं एक कॉलेज में लेक्चर देने गया था, तो द टॉपिक था वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, है ना, कि भाई जो हमारे टीम लीड्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो सिर्फ हम उनको नहीं चाहते कि वो एफिशिएंसी पे सिर्फ ध्यान दें, वो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दें। उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो ये भी ध्यान दे कि हमारा कितना हम एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, हमारा हम किस तरह से पॉलिसीज में, प्रोडक्शन के तरीके में, ऑपरेशंस में चेंज करके इसको कम से कम एमिशन को कम कर सकते हैं, है ना, या लोगों के खर्चे को कम कर सकते हैं, फूड वेस्ट को कम कर सकते हैं, वाटर वेस्ट को कम कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं। तो दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज। और जब वहाँ पे ज़रूरत है तो इवन अब कॉलेज भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले से ट्रेन होके जाएं वहाँ पे, तो इसलिए कॉलेज भी अपने बच्चों को उसी तरह से ट्रेन करके भेज रहे हैं। एक्चुअली कॉरपोरेट जब सेट किया जाता है, बिजनेस करते हैं लोग, तो उसमें 3 ट्रिपल P बोलते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले आता है, फिर पीपल आता है, फिर प्लैनेट आता है। तो लोग क्या करते हैं कि पहली चीज़ पे ध्यान देते हैं और उस पर प्रॉफिट पे ही लग जाते हैं। बाद में जब उनको ध्यान आता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ करना है, तो फिर वो पीपल सेकंड P पे चले जाते हैं। ये जो थर्ड P है ये जनरली मिस हो जा रहा है। लेकिन आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, ये जो थर्ड P है ये सबसे ऊपर निकल के आया। अगर प्लैनेट पे आप कुछ काम करते हैं, उसको आप मार्केटिंग कह लीजिए, उसको आप एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट कर लीजिए, एनर्जी सेविंग कर लीजिए, बट वहाँ से फिर आपका बिजनेस पूरा पलट गया है। प्रॉफिट की जगह पे आप प्लैनेट को आपकी जगह, तो प्रॉफिट तो अब गिवन में आ गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। इनफैक्ट अपने व्यूवर्स को और जो स्पेशली यंग जनरेशन के लोग हैं, इनको मैं बोलूँगा कि आपको कुछ भी कमेंट्स है या आपको जानना है इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट कीजिए और उसका अपने विचार डालिए, क्वेश्चंस पूछिए, और रामवीर जी के साथ मिलके हम लोग आपको सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आपके तरफ से रिस्पांस आया, आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल में बात की जाए, तो हम लोग एक अलग सेशन भी करेंगे जिसमें हम पूरा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसमें ट्रिपल E की बात करते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट की बात करेंगे। अभी तो हम सस्टेनेबिलिटी पे थे, बट इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपका जो यंग जनरेशन है उनके लिए कुछ मैसेज है तो वो देके फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। बिल्कुल, देखिए हाँ, यंग जनरेशन्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम चीज़ों को जो आसपास की हैं उनको तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कॉस्ट पे ही हमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट मिलता है ना। अगर हमें मोबाइल पे अगर हम मूव हुए हैं, है ना, या लैपटॉप पे मूव हुए हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारा प्रोसेस है। तो अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से अपने लाइफ को उतना अपग्रेड कर रहे हैं, उतना एंजॉय कर रहे हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको वापस भी कुछ रिटर्न करें, है ना। तो उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब छोड़ के करें
जॉब से बाहर आके करें या त्याग करके करें, नहीं, आप जो भी अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं, तो आपका जो भी एक्शन हो वो मदर अर्थ को ध्यान में रखते हुए हो। तो पर्सनल लेवल पे कुछ मैसेज या प्रोफेशनल लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, बिना किसी कॉस्ट के भी आप इसके तरफ मुड़ सकते हैं, तो वो क्या बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सारे कॉरपोरेट्स हैं, है ना, वो अपने आसपास एक अगर जितना उनका कैपेसिटी है ना, वो आप उसमें 100 स्क्वायर मीटर है या 1 स्क्वायर मीटर है, जितना उनके पास रिसोर्सेस हैं उतना एक लैंड अडॉप्ट करें, पॉन्ड अडॉप्ट करें, कुछ भी अडॉप्ट करें, या अपने ऑफिस के आसपास ही कुछ देखें। बिजली कम करें, एलईडी लाइट्स लगाएं। आप अपने ऑपरेशंस में किस तरह से कट डाउन कर सकते हैं, चीज़ों को कम कर सकते हैं, तो वो देखें और उसका फिर आपको अच्छा लगेगा। इवन आपका देखिए उससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी आएगा उससे, है ना, आपका एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी चीज़ अच्छी होती है कि आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, बिहेवियरल चेंज भी तो होता है, चेंज होगा कि हाँ मैंने नेचर के लिए कुछ किया है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि 40 गीगावाट का प्लांट्स रूफटॉप लगेगा, जो कि अभी 11, 11.5, 12 गीगावाट हुआ है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई बिजनेस करना चाहे सोलर प्लांट लगाने का और रूफटॉप, और उसको अगर इंटीग्रेट कर दे, उस पर कार्बन क्रेडिट ले, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि अगले 10 साल तक आपको अनलिमिटेड ग्रोथ पे ले जा सकता है। जैसे नहीं, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अभी मोदी जी ने COP28 में ग्रीन क्रेडिट्स पर काफ़ी बोला है। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपको कार्बन क्रेडिट, वाटर क्रेडिट की बात चली, वैसे ही अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर कोई भी कॉरपोरेट इंडिविजुअल कुछ भी करता है तो दे कैन अर्न ग्रीन क्रेडिट्स, और ग्रीन क्रेडिट को बाद में अपना यूज भी कर सकते हैं वो। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक तरह से जैसे उससे आपको एक तरीके से फाइनेंशियल बेनिफिट भी आप उससे ले सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में फिर मिलते हैं, बात करते हैं। रामवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ठंड में, इस फॉग में आपने इतनी लंबी ड्राइव करी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।